नमस्कार। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक संशयवादी यानी एक स्केप्टिक इन्वेस्टिगेटर का नजरिया अपनाकर बरमूडा ट्रायंगल की सदियों पुरानी किंवदंती की गहराई से जांच करेंगे। कोई अफवाह नहीं, कोई सुनी सुनाई बातें नहीं, हम सिर्फ ठोस डेटा और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच घिरा महासागर का यह बेहद व्यस्त हिस्सा दुनिया भर की नजरों में रातों रात एक डेथ ट्रैप कैसे बन गया? ऐसा क्या हुआ कि लोग मानने लगे कि ये जगह जहाजों और विमानों को बिना किसी सुराग के निगल लेती है? आज के हमारे इस सफर का एजेंडा बड़ा स्पष्ट है। हम शुरुआत करेंगे मिथक के जन्म से, फिर कुछ बेहद प्रसिद्ध घटनाओं की जांच करेंगे। इसके बाद हम मानवीय भूल, पर्यावरणीय वास्तविकताओं और आधिकारिक रिकॉर्ड्स का विश्लेषण करेंगे और अंत में क्रिटिकल थिंकिंग के कुछ जरूरी सबक सीखेंगे। भाग 1, मिथक का जन्म। आइए सबसे पहले कागजी निशानों पर नजर डालें ताकि ये समझ सकें कि मीडिया ने इस आधुनिक मिथक को गढ़ा कैसे। वाकई सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये रहस्य समुद्र की किसी प्राकृतिक गड़बड़ी से नहीं, बल्कि 20वीं सदी के मध्य के मीडिया के दिमाग से पैदा हुआ था। इसकी शुरुआत 1950 में एसोसिएटेड प्रेस के एक छोटे से लेख से हुई। फिर फेट जैसी पत्रिकाओं ने इसे अलौकिक रंग देना शुरू किया और 1974 आते आते चार्ल्स बर्लेट्स की एक ब्लॉकबस्टर किताब ने इसे एक ग्लोबल सनसनी बना दिया। सच कहूं तो ये मिथक कुछ लोगों के लिए अविश्वसनीय रूप से लाभदायक साबित हुआ। चार्ल्स बर्लिट्स जैसे लेखकों ने खराब मौसम और रूटीन समुद्री दुर्घटनाओं को इतना सनसनीखेज बनाया कि उन्होंने इससे लाखों डॉलर कमाए। जरा सोचिए, मौसम की रिपोर्टों को छिपाकर और सिर्फ डर बेचकर उनकी किताब की 50 लाख से अधिक प्रतियां बिक गईं। भाग 2, प्रसिद्ध घटनाओं की जांच। अब वक्त आ गया है उन पुरानी केस फाइलों को खोलने का और समुद्री विज्ञान के नजरिए से सबसे मशहूर घटनाओं की फिर से जांच करने का। राइफुकु मारू नाम के जापानी जहाज का मामला इस सनसनीखेज पत्रकारिता का एक शानदार उदाहरण है। मिथक यह है कि उसने डैगर लाइक डैगर नाउ जैसा कोई रहस्यमय संदेश भेजा और ट्रायंगल में गायब हो गया। लेकिन वास्तविकता, वो जहाज असल में बोस्टन के तट के पास डूबा था, जो बरमूडा ट्रायंगल के आसपास भी नहीं है। और उनका असली संदेश था नाउ वेरी डेंजर, क्योंकि वो एक भयंकर प्राकृतिक तूफान में फंस गए थे। कोई रहस्य नहीं, बस तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया था। इसी तरह जब हम 1918 के बहुत मशहूर यूएसएस साइक्लॉप्स मामले को देखते हैं तो कहानियां कहती हैं कि कोई अलौकिक शक्ति उसे निगल गई। लेकिन मॉडर्न स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हमें बताती है कि वो जहाज अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा भारी मैंगनीज अयस्क से ओवरलोडेड था। ऊपर से उसका एक इंजन सिलेंडर पहले से ही क्रैक था। ऐसे में खराब मौसम में उसका टूटना एक भयानक इंजीनियरिंग विफलता थी। बाद में इसके 2 अन्य सिस्टर शिप्स के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। भाग 3, मानवीय भूल का कारक। चलिए अब रहस्य के पीछे के इंसानी पहलू को समझते हैं। आधिकारिक जांच रिपोर्टें हमेशा एक ही तरफ इशारा करती हैं, मानवीय भूल। आज के समय में समुद्री और एविएशन स्टूडेंट्स को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सिखाई जाती है, जिसे क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट या CRM कहते हैं। इसका पूरा फोकस आपसी कम्युनिकेशन और लीडरशिप पर होता है। जब हम बरमूडा ट्रायंगल की सबसे मशहूर घटना फ्लाइट 19 का विश्लेषण करते हैं तो साफ समझ आता है कि वहां इसी CRM की सबसे ज्यादा कमी थी। देखिए, 1945 में फ्लाइट 19 के साथ असल में हुआ क्या था। दिशा भटकने के बाद फ्लाइट लीडर पूरी तरह पैनिक कर गया। उसके बाकी क्रू मेंबर्स ने उसे सही दिशा बताने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो विमानों को तब तक गलत दिशा में उड़ाता रहा जब तक कि ईंधन खत्म नहीं हो गया और उन्हें समंदर में क्रैश नहीं करना पड़ा। इसमें कोई एलियन शामिल नहीं थे, बस एक इंसान के बेहद खराब फैसले थे। भाग 4, पर्यावरणीय और इंजीनियरिंग वास्तविकताएं। मानवीय भूल से हटकर अगर हम उस क्षेत्र के पर्यावरण को देखें तो हर हादसे का बहुत ही प्राकृतिक स्पष्टीकरण मिल जाता है। प्राकृतिक तौर पर यह क्षेत्र बेहद खतरनाक है। यहाँ अचानक आने वाले हिंसक तूफान आम बात है। इसके अलावा यहाँ पानी के नीचे बेहद गहरी खाइयां मौजूद हैं
और सबसे दिलचस्प बात, USGS जैसी संस्थाओं की रिसर्च बताती है कि समुद्र तल से होने वाले मीथेन हाइड्रेट गैस के विस्फोट पानी के घनत्व को अचानक कम कर देते हैं, जिससे वहां से गुजर रहा कोई भी जहाज बिना किसी चेतावनी के तुरंत डूब सकता है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। इसके साथ ही गल्फ स्ट्रीम को समझना बहुत जरूरी है। ये समंदर के भीतर एक विशाल तेज बहने वाली नदी की तरह काम करती है। इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि यह किसी भी दुर्घटनाग्रस्त विमान या जहाज के मलबे को कुछ ही घंटों में मीलों दूर बहा ले जा सकती है। यही कारण है कि वहां हुए हादसों का मलबा अपनी असली जगह पर कभी नहीं मिलता और लोग इसे रहस्यमयी तरीके से गायब होना मान लेते हैं। भाग 5, आधिकारिक समुद्री रिकॉर्ड। आइए देखते हैं कि इस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर असली अथॉरिटीज और आंकड़े क्या गवाही देते हैं। US कोस्ट गार्ड, नोआ और दुनिया की सबसे बड़ी मरीन इंश्योरेंस मार्केट लॉयड्स ऑफ लंदन, इन सभी का एक ही आधिकारिक स्टैंड है। वो मानते ही नहीं है कि ये एरिया असामान्य रूप से खतरनाक है। अगर आप स्टैंडर्ड नेविगेशन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीमा कंपनियां इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम या ऊंची दरें भी चार्ज नहीं करती हैं। अगर वाकई वहां कोई रहस्यमय खतरा होता तो क्या इंश्योरेंस वाले इसे यूं ही छोड़ देते? शून्य। जी हाँ, बिल्कुल शून्य। 2013 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों की एक विस्तृत स्टडी की थी और उस टॉप 10 की सूची में बरमूडा ट्रायंगल का नाम 0 बार आया था। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कार्ल क्रूजेलिनकी ने इसे बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझाया है। इस समुद्री रास्ते से हर दिन इतना भारी ट्रैफिक गुजरता है कि अगर आप वहां होने वाली दुर्घटनाओं का प्रतिशत निकालें तो वो दुनिया के बाकी महासागरों के दुर्घटना प्रतिशत के बिल्कुल बराबर है। बस ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से हादसे थोड़े ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन सांख्यिकीय रूप से यहाँ कुछ भी असामान्य नहीं है। भाग 6, क्रिटिकल थिंकिंग के सबक। अंत में हमें यह देखना होगा कि यह पूरा बरमूडा ट्रायंगल फिनोमिनन हमें जानकारी को परखने के बारे में क्या सिखाता है। जब वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इन असाधारण दावों की गहराई से जांच की तो एक बड़ा पैटर्न सामने आया। लेखकों ने अपनी किताबें बेचने के लिए न सिर्फ तथ्यों को नजरअंदाज किया, बल्कि कई बार रेडियो संदेशों को मनगढ़ंत बनाया और आधिकारिक मौसम रिपोर्टों को जानबूझकर छिपाया। यह लापरवाही नहीं थी, बल्कि मुनाफे के लिए किया गया खराब शोध था। मशहूर रिसर्चर लैरी कुशी ने जब असली मरीन रिकॉर्ड्स और मौसम के डेटा की जांच की तो उन्होंने इस पूरे मामले को बहुत ही सटीक ढंग से समेट दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये कोई प्राकृतिक रहस्य नहीं है, बल्कि एक मैन्युफैक्चर्ड मिस्ट्री यानी गढ़ा हुआ रहस्य है। ये सब गलत धारणाओं, दोषपूर्ण तर्कों और केवल सनसनी फैलाने का नतीजा है। तो चाहे आप नेविगेशन के स्टूडेंट हो या बस एक जिज्ञासु दर्शक, असली सीख ये है, हमेशा एक संशयवादी नजरिया रखें, क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करें। किसी भी सनसनीखेज दावे को सच मान लेने से पहले उसे ठोस और तार्किक डेटा की कसौटी पर जरूर परखें। और ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने आज की मीडिया साक्षरता पर एक बहुत ही विचारणीय सवाल छोड़ जाता है। कल को जब इंटरनेट पर कोई नया रहस्य वायरल होगा तो क्या हम रुककर क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए तथ्यों की जांच करेंगे, या फिर हम किसी नई भूतों की कहानी के आकर्षण में एक बार फिर से फंस जाएंगे? सोचना जरूर।